आज़ाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, जो सीमा अमरेश के नाम से जाना गया। कैसी घटनाएं थी। और अक्सर गजबे बचपन था, इतना अच्छा बचपन था। हम लोग बड़का बाबू जी का डर आम, तो बहुत सारी जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जो अपने पुत्र को, सासों जैसे पुत्र को छोड़ के अब है कि आपका नाता बाहुबल से जोड़ा जाता है। बड़े चर्चित जो बाहुबली हैं उनसे गहरा रिश्ता कहा जाता है आपका है, और आप विधानसभा स्तर पर, विकास खंड नहीं, आप पूरे विधानसभा स्तर पर काम करते हैं। क्या सच्चाई है सर? कि बारूदों के तरीके पे क्रांति रची जाती है, हम लोग जनबल के आधार पर क्रांति रचे। मैं तो संकल्पित हूँ, विधानसभा के नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब इतने बड़े लेवल पर आप सब काम किए हैं, सब कुछ किए हैं, तो क्यों एक विकास खंड तक सीमित रहिए? महिला सीट भी आया तो मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। विधानसभा आगे चलकर सामान्य हो जाए और अगर आपको पार्टी अवसर दे दे तो क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। सरकारों के प्रति खड़ा नहीं हो पाएंगे, ऐसा आभा मंडल है। मैं तो चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सलेमपुर में ही इतना कोई काम कराया हूं, तो प्रेस के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने विकासखंड की बात कह रहा हूं। लक्ष्य तो मेरा विधानसभा है मेरे भाई। सेवा की भावना तो समुद्र की तरह पात्र खोज रहा, लड़ के ले लूंगा, संघर्ष करके ले लूंगा, तपस्या करके उन ब्राह्मणों के पास बैठ के, ठाकुरों के पास बैठ के, अस्पृश्य लोगों के पास बैठ के कुशवाहा से संघर्ष करके ले लूंगा। भविष्य की योजनाओं पर बात करें तो क्या अपने लड़के को राजनीति में लाना चाहेंगे? शाश्वत राजनीति की कोख से खुद पैदा हुआ। उसके नाना ग्रैंडफादर एजुकेशन मास्टर थे, माँ ब्लॉक प्रमुख है, पिता तपस्या करने वाला है। तो मुझे लगता है कि अपने कर्मों को करते हुए समाज की सेवा करेंगे और समाज जरूर इनको सहयोग करेगा। इनकी कार्य पद्धति अच्छी होगी तो किसी के कहने से कोई समाज सेवक नहीं होता, अपनी तपस्या से होता। सांसद ने, मैं पूरे नौजवानों को कहता हूँ, अपने आपके माध्यम से कह रहा हूँ, किसी राइफल की बारूद में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे लोगों को रोक ले। मैं जन आंदोलन के साथ, जन सहयोग के साथ काम करता, कोई माफिया मुझे डरा नहीं सकता। कृष्णा हत्याकांड का अभियुक्त को मैंने समाज से बाहर किया है। यहाँ हमने वसूली बंद करने का प्रयास किया, मैं रक्त रंजित भी हुआ, मेरे पे गोलियों और असलों से प्रहार किया, मैं लड़ा हूँ समाज की सेवा, मैं तस्करों से लड़ा हूँ। जय हिंद। आप देख रहे हैं अनुराग पॉइंट्स। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में परिचय देना शायद छोटी बात हो जाएगी। सलेमपुर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं, श्री अमरेश सिंह बबलू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत ठीक। बता, आपके बारे में सलेमपुर के तमाम जितने भी आम जनमानस है ना, सब परिचित हैं। परिचय देना, सबने शुरू में ही कहा कि परिचय देना छोटी बात हो जाएगी, किंतु सर मैं आपकी बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। बचपन में कैसे थे सर? बचपन में मैं किसान परिवार का बेटा हूँ। बचपन से ही एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ समाज सेवा की व्यवस्था दी गई। मेरे दादा बाबू सहदेव सिंह, श्री कैलाश सिंह उस समय भी समाज की सेवा करते थे और प्रथम प्रधान किसानों ने बनाने का काम किए। हमारे चाचा ही विधायक, बरहज, जब सलेमपुर और बरहज एक ही में हुआ करता था तो शिवाजी चाचा विधायक हुआ मेरे गांव से ही। तो उन लोगों से प्रेरणा लेकर मैं रोज़ सीखता था, चाय पिलाता था, देखता था, सुनता था, चलता था। और छात्र राजनीति में जब मैं प्रवेश किया, जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब से एक समाज सेवा की ललक थी। और मैं, बात बड़ी हो जाएगी, जुबान छोटी दिखेगी आपको, मेरे भी संकल्प स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की तरह मैं विधायक ही बनूं, मैं सदन में, विधानसभा में ही जाऊं। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित किया। संजोग भी था, मेरी सोच भी थी कि यह महिला सीट भी हो गया। और विधानसभा लड़ने का सौभाग्य किसी नौजवान को नहीं मिल रहा है। बाबा साहब का आरक्षण, ठीक है, सारे अस्पृश्य लोगों को लड़ने का मौका मिला। उसमें वर्तमान एमएलए भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने बनाया, इसके पहले भी हम लोगों ने एमएलए बनाया। अपना संघर्ष, जनमानस का सहयोग था, हम लोग सर्वाधिक सफलता हुई। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सलेमपुर विकासखंड आज़ाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, जो सीमा अमरेश के नाम से जाना गया। बिल्कुल सर। आगे के सवालों के क्रम में बढ़ने से पहले मैं पुनः रिवर्ट करना चाहूँगा बचपन के क्रम में। बचपन में अपने पिताजी से डांट खाए हैं? बहुत डांटते थे, मार भी देते थे। कोई याद? बहुत बार ऐसा था कि मेरे दरवाजे पे हाथी रहा करती थी जी। और उस हाथी का नाम राम प्रसाद था। अच्छा। बेसिकली हाथी बहुत बदमाश थी और हम लोग गाय
लोग कहते हैं कि सहदेव के दरवाजे पे 100 गायें रहती थी और 40-50 तो भैंस गाय मेरे दरवाजे पे याद है। तो मैं अक्सर हाथी के पास अपने दौड़ के चला जाता था और पापा अक्सर इस बात डांटते डांटते एक दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। एक स्पेशल डंडा मेरे लिए रखा गया था और मुझे मतलब अलग तरह ट्रीटमेंट करते थे कि नहीं मानता था, अंदर का तभी बड़ा मजबूत था। और बचपन में खेलते खेलते लोग कहते थे कि हाथी का पूंछ कौन छुएगा। उदयवीर भैया, स्वर्गीय उदयवीर भैया थे, हमारे रमेश भैया थे, विजय चा थे, ये लोग कहते थे अरे एक ही है जो बबलुआ छू देगा, बबलुआ छू देगा। और छूने के चक्कर में मार खाता था सामने। अच्छा, हाथी कब भी आपको मारी है? तभी तो कई बार दबाने मारने की मौत से मैं बचा। अच्छा। कई बार ऐसा हुआ, कैसी घटनाएं थी। और अक्सर गजबे बचपन था, इतना अच्छा बचपन था। हम लोग बड़का बाबू जी का डर, आम के बगीचे, तालाब बैठना। और एक समय था बड़का बाबू जी के आने का, 2 बजे आना होता था तो हम डरे रहते, अपने घर भगाते थे। बहनों के साथ खेलना, भाइयों के साथ, मेरा संयुक्त परिवार था। अच्छा सर, कोई ऐसे याद जो मतलब एक याद होता है ना कि आप याद करके आज भी एकदम खुश हो जाते होंगे? बहुत सारी खुशियां हैं। मेरे बाबा बहुत मुझे मानते थे जी। और मुझे लगता है कि जी को सलाबिया से ट्रक हमारे घर आया था। बचपना थी, हम लोग दौड़ को इस ट्रक को देखने के लिए जा रहे थे और बाबा सेना में थे, अपना पूरा पेंशन दान करके समाज सेवा में लग गए थे। 1972 का जंग लड़े थे श्री कैलाश सिंह। तो बाबा हमको कंधे पे ले गए ट्रक दिखाने के लिए, तो लाइट जला, रामदेव मुंशी जी हैं हमारे यहाँ। तो ये लगा कि एक बहुत हल्ला हो गया, कह रहे ये तो लग रहा है कि आग लग गया बाबू के द्वार पर। दरबार लोग कहा कहते थे, दरबार पे आग लग गया, वो तो लाइट जला था इतना। तो वो दशक था 1968 के करीब, मेरा जन्म बहुत मतलब वो 74-75 से मुझे होश आया है। तब से गाड़ी घोड़ा या संस्कृति सब था, लेकिन तब भी समाज की सेवा करने का मन करता था। अपने लोगों के बीच में बैठ के हम लोग काम करते थे। छात्र जीवन में बात कर ली जाए तो छात्र जन आंदोलन से भी आपको जोड़ा जाता है, उसके कोख से निकले हुए आप लोग हैं। तो कुछ घटनाएं भी पूर्व में घटी हैं, जिक्र करना चाहेंगे? भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलन हुए जी। उस समय समाज में इतनी दूरियां हो गई थी। आरक्षण का मुद्दा, बीपी सिंह का वह आरक्षण, उसमें बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ हो गया। बचते बताए उसकी अगुवाई करते थे, इसलिए कि हम लोग तभी संघर्ष करते थे नौजवानों के लिए। उसमें सदानंद यादव यहाँ शहीद हो गए और कांग्रेस की सरकार थी, नट एक सीओ हुआ करते थे। हम लोग छात्र आंदोलन निरीह छात्रों की तरफ अपनी बात रख रहे थे, उनमें उन्होंने गोली चलाने का आदेश कर दिया, जिसमें यहीं मोती महल के सामने सोनाग मोड़ तक जाते जाते वो सदानंद यादव शहीद हो गया। फिर उस लड़के के लिए हम लोग लड़े, वहीं पे बैठ गए जब तक उस लड़के को नौकरी की बात ना कर दी गई। आंगनबाड़ी में उसकी पत्नी को नौकरी दिया गया उस नौजवान की, तब जाकर हम लौटे। ऐसे ही राजीव शुक्ला जी की एक बार हत्या हो गई, हत्या हुई और पुलिस उसको कहती थी कि आत्महत्या है। मुझे लगा कि व्यावसायिक परिवार है, राजीव शुक्ला हम लोग साथ पढ़े लिखे थे। तो हम लोग सड़क पर बैठे, उसमें माननीय विधायक बरहाज, माननीय स्वर्गीय विधायक श्री जोगेंद्र सिंह, स्वर्गीय सांसद हरिवंश आया, सबकी अध्यक्षता करके हम लोग घेरे और उसमें उस परिवार को न्याय मिला। बहुत सारी घटनाएं हैं। हमको तो लगता है कि एक बार एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार हमारे यहाँ मोहर भाई का था, हम लोग उस जन आंदोलन को भी किए और गरीबी से लड़ता हुआ वो परिवार अपने ताम्रपत्र को बेचने के लिए उनका पत्र आया हुआ था। तब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ करता था, पहली बार क्षेत्र पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुआ बैदौली से। तो मुझे जानकारी मिली तो कहे ताम्रपत्र नहीं मिलेगा, नहीं बिकेगा और मैं पूरी बेटी का विवाह करूंगा। सामाजिक सहयोग लोगों के रहे और मैं आगे बढ़ के बिटिया का शादी करा। तो बहुत सारी जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जो अपने पुत्र को, सासो जैसे पुत्र को छोड़ के, अभय जैसे भाई को छोड़ के, प्रथा जैसे बेटी को छोड़ के, बाबा जैसे लोगों को छोड़ के मैं उनकी सेवा में लगा रहा। एक बार अभी जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोग थे, सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो पॉलिटिकल जो भी पतेन लोग थे, सांसद विधायक जो लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ ज़मीन नहीं है कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चेहरा था, संघर्ष था, लोग जानते थे, प्रेस वाले सारे लोग आ गए। मैं अपनी पूरी ज़मीन, जैसे दान भी देने का कुछ ऐसा आया था सीन? हाँ, तो मैंने अपनी पूरी ज़मीन 12 एकड़ मेरे नाम से है, अमरीश सिंह के नाम से, मैं डोनेट कर दिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, सबको दवा मिलेगा,
सब कुछ यार, और सरकार की मंशा पूरी हो जाएगी। किन्हीं कारणों से जिला मुख्यालय पर चला गया। बाद में कुछ पॉलिटिकल ने कहा कि मैं सोचती लोकप्रियता पाने के लिए कहा था, ये कहा था, वो कहा था, उनका विषय होगा। तहसीलदार आए, सवेरे कहे कि राजस्व हो गया आपकी ज़मीन में, कोई बात नहीं, मुझे प्रसन्नता है कि मैं कुछ कर पाया समाज का। बहुत सारी कहानी है। मैं तो समाज के साथ लड़ता भिड़ता रहा और सपना था समाज की सेवा करूं, जुनून था आपके लिए लड़ने के लिए। उस दबे कुचले मांडा में बैठे हुए लोगों के लिए मुझे संघर्ष करने की मन था, शोषित वंचित लोगों को उठाना था, उठाने का मन था जी। और उस मन की मंशा को लेकर मैं अपनी पत्नी जो इंडस्ट्री से पढ़ी हुई है, माननीय बिहार सरकार मिनिस्टर की बेटी है सीमा, पटना इंडस्ट्री से, उसको मैंने आगे किया। ब्लॉक प्रमुख का हम चुनाव जीते, महाराज जी से मिले, क्या जाओ लड़के आओ, जीत के आओ। अच्छा, हाल ही में मुलाकात किए हैं आप महाराज जी से कुछ समय पहले, तो क्या कुछ खास बातचीत हुई थी क्या? महाराज जी से मैं मिला था अपने विकास खंड के लिए। मैं मिला था कि महाराज जी, यह बहुत ही पूर्वांचल बीमार लाचार मेरा पूर्वांचल है, उसमें भी बिहार बॉर्डर पे हमारा विधानसभा है, ना हमारे पास अच्छी हॉस्पिटल है, ना अच्छे सड़कें हैं। महाराज जी ने उसे ध्यान दिया और माननीय मंत्री के द्वारा या मेरे प्रयासों से या जनमानस के सोच को उन्होंने समझा और यहाँ हॉस्पिटल भी 50 बेड का हो गया, सारी सुविधाओं से लैस हो गया और मुझे लगता है कि चमचमाती हुई सड़कें चारों ओर दिख रहेंगे। अगर आप भी या विधानसभा में जो सलेमपुर में प्रवेश करेगा, बिहार के लोग प्रवेश करें तो लगे कि मैं कहाँ चला आया। आप फुलवरिया चौराहे को देख लीजिए, आप भागलपुर चौराहे को देख लीजिए, आप रामपुर मेघरा मार्ग को देख लीजिए। अभी 4 रोड बन रहा है जो बिहार को जोड़ेगा, कसिया को जोड़ेगा। तो मुझे लगा कि हम लोग भी कहा, महाराज जी खुद ही थिंकिंग करते हो तो शिव हैं। अच्छा, ये कहा जाता है अक्सर और कुछ लोग ये मानते भी हैं और कहते भी हैं कि आपका नाता बाहुबल से जोड़ा जाता है। बड़े चर्चित जो बाहुबली हैं उनसे गहरा रिश्ता कहा जाता है आपका है, और आप विधानसभा स्तर पर, विकास खंड नहीं, आप पूरे विधानसभा स्तर पर काम करते हैं। क्या सच्चाई है सर? नहीं, मेरी कभी सोच नहीं रही कि मैं अपराध की ओर कभी घूम भी जाऊँ। मैं जनबल को हरदम विश्वास किया। जनबल से मुझे बाहुबल लोग कहते हैं। कोई लड़ा भिड़ा, हम लोग लड़ते रहे। हम लोग कभी भी यह तय नहीं किए कि बारूदों के तरीके पे क्रांति रची जाती है। हम लोग जनबल के आधार पर क्रांति रचे। वो जनबल और जन आंदोलन की देती सदानंद जैसा आदमी शहीद हो गया, उसके परिवार को हम लोग नौकरी देने का काम किया। जनबल की ताकत की देन है कि आज़ाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम सीमा के रूप में लहरा रही। मैं तो संकल्पित हूँ, विधानसभा के नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये भी प्रश्न हो सकता है ना कि आप जब इतने बड़े लेवल पर आप सब काम किए हैं, सब कुछ किए हैं, तो क्यों एक विकास खंड तक सीमित रहे? ये गहरा प्रश्न बन रहा है सर। बहुत शानदार आपने पूछा, पूछना भी चाहिए और समाज के हर नौजवान को जानना भी चाहिए। मुझसे ही कुछ नौजवान प्रेरणा भी लेंगे। आरक्षण ऐसी बुनियादी व्यवस्था है, आरक्षण जरूरत भी है, बिल्कुल। अस्पृश्य लोग भी समाज में आ गए हैं। जब आरक्षण यहाँ हो गया तो हम समाज को किस बहाने सेवा करें? बिना सरकार के सहयोग से बड़े कार्य नहीं हो सकते। तो आरक्षण एक स्पेसिफिक है ना, अन्य तो है ना? अन्य है तो अब मुझे लगा कि विधानसभा लड़के अपने जो हम लोग का दायरा था उसमें हम लोग मेहनत किए थे और जब भी होगा विधानसभा तो लड़ेंगे। पार्टी को समझ में आया कि इस नौजवान को लड़ाना चाहिए, तो मेरा तो संकल्प था मैं विधानसभा ही लड़ूंगा। अच्छा, सामान्य और महिला सीट भी आया तो मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। विधानसभा आगे चलकर सामान्य हो जाए और अगर आपको पार्टी अवसर दे दे तो क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। योगी मोदी जी पे मुझे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है मुझे, और मुझे लगता है कि दल मुझे जरूर चांस देगा। नहीं भी देता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, जिस दल में हम रहते हैं उस दल में कोई समझौता नहीं करते, निष्ठा से भावना से सेवा करेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये शायद ये त्याग शायद संभव नहीं है कि कोई एक उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार और एक जनप्रतिनिधि ये शब्द बोल सके। वाकई काबिले तारीफ है कि इस भाव को आप प्रकट किए हैं। जब मैं आरक्षण की लड़ाई से बाहर हुआ था, जब मैं लड़ा था, मेडिकल कॉलेज को डोनेट किया था, जब भारतीय जनता पार्टी से मैंने पहली बार परचम लहराया भाजपा का, तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं एमएलसी लड़ जाते हैं। तो मुझे लगा नहीं, मुझे विधानसभा की ही सेवा करनी। बिल्कुल। और ईश्वर चाहेंगे और आप नौजवानों का सहयोग होगा तो मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे जरूर ही जरूर एक बार अवसर प्रदान करेंगे समाज की सेवा करने का। नहीं भी देते हैं तो पदों पर रह के ही सेवा नहीं की जा सकती है, पदों के न रहते हुए सेवा की जाती है।
मैं सेवा करूंगा। अभी मैंने कहा ना कि स्वतंत्रता सेनानी मोहन भाई की बिटिया की शादी किया, ताम पत्र बिकने नहीं दिया। मैंने कहा ना कि अपनी पूरी जमीन मैं डोनेट कर देता हूं, और तहसीलदार फोन करके कहते हैं कि आपके राजस्व भूमि होगी, मैं कहता कोई बात नहीं, ताकत है। और बहुत ही आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूं कि मैं विकासखंड में अगर बैठा हूं तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक ब्लॉक प्रमुख होता है जो उत्तर प्रदेश में विकास की गति की रेस को कोई रोक नहीं पाया, और मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा सर, पार्टी की ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसी पार्टी को आप क्यों चयन किए? चयन तो आप अन्य पार्टियों को भी कर सकते थे, क्योंकि बहुत शानदार आपने बात बहुत पूछी। सारे ऑप्शन बहुत रहते सारे हैं बहुत भारतीय जनता पार्टी में सर। इसलिए हम कह रहे हैं ना ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है कि ये मैं अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ नेताओं की संख्या ज़्यादा है, तो जो जिनके पास सामर्थ्यता होती है, ताकत होती है, जो जनप्रिय होते हैं, वे लोग अक्सर इस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी का चयन करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जैसे अगर मुझे पदों से मतलब रहता तो बहुजन समाज पार्टी मुराद से के बाद गजाला के समय ही मुझे चुनाव लड़ा लेती, लेकिन मैं दलीय निष्ठा से बंधा हुआ आदमी, और ऐसा एक दल है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है। और मुझे तो लगता है कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी पे कोई जातीय शब्द नहीं डाला जा सकता है। योगी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन धार्मिक शब्द तो डाले जाते हैं। एकदम डाले जाएंगे। हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व पे कोई समझौता नहीं। और हिंदू समाज कहता है कि सर्व समाज विश्व के सर्व कल्याण हेतु तो हम संघर्ष करते हैं। भेदभाव तो हमने नहीं दिया। भेदभाव उन कांग्रेस और सपा और भाजपा की एक कुंठित सोच है। ऐसा नहीं है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा हो। हम सर्वधर्म सर्वजात की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। विकास खंड पर बात किया जाए सर, विकास खंड की, जैसे सलेमपुर की भौगोलिक संरचना ये की है, उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर से ये खंड पड़ता है, सटा हुआ क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर आए दिन बाढ़ की समस्याएं रहती हैं, यानी जल जमाव की भी स्थितियाँ बन रहती हैं। किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने खेती बाड़ी में। तो इन पर आपकी कोई ऐसी पहल जो बेहतर हुई हो? जैसे और अन्य मूलभूत सुविधाएं, जैसे होता है ना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बता बेरोजगारी। देता हूँ। जैसे कि जो हमारा विकास खंड है, यह देवरिया जनपद का दूसरा सबसे बड़ा विकास खंड है, देवरिया सदर के बाद। 90 से 95 हमारे क्षेत्र में सदस्य होते हैं, और भौगोलिक दृष्टि से 3 विधानसभाओं से यह जुड़ के विकासखंड का निर्माण हुआ है। हम में बरहज थोड़ा सा आ जाता है, हम में भाटपार थोड़ा आ जाता है, रामपुर कारखाना थोड़ा आ जाता है, और सलेमपुर भी थोड़ा आ जाता है। जो यहाँ के गंडक से घिरा हुआ, छोटी गंडक का भी रहता है, छोटी गंडक से घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से बाढ़ से भी प्रभावित हमारे 2500 गांव हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो सूखाग्रस्त हैं। लेकिन मैं बहुत हर्ष के साथ कहता हूं, पूर्वोत्तर की सरकारों के ध्यान में और महाराज की सरकार के ध्यान में बहुत ही अंतर है। आप बताइए, निःशुल्क बोरिंग पूर्वांचल में सबसे अधिक विकासखंड सलेमपुर देने का काम किया। अदर भी विकासखंड दिए हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको मानक बना के, क्योंकि सरकार हमारी ही है। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ बोरिंग हम लोगों ने नहीं कराया। कोई एक ऐसा गांव नहीं होगा जो सड़क से अछूता। तो मैंने नहीं किया, सरकार के विकास कार्यों को हमने गति दे दिया। महाराज की भावनाओं को हमने कद्र किया कि एक ऐसा योगी जो दिन रात महाराज जी सेवा के लिए तत्पर रहते। हम लोग तो उनके आगे कुछ नहीं, उम्मीद के पत्थर। राजनीति सेवा भावना से होनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा से हट के। सब मेडिकल के क्षेत्र की बात करें, जैसे CHCs हो गए, PSCs हो गए, जो हेल्थ सेंटर जो ग्रामीण स्तर पर हैं, उनका संचालन आए दिन सवाल उठाए जाते हैं कि कुछ हद तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो कहीं हैं तो दवा नहीं मिल रहा है। तो इन पर किस तरह का पहल आप लोगों के द्वारा किया गया? देखिए, विरोधियों द्वारा एक मनगढ़ंत रचनाएं हैं। आप बताइए, याद करिए, पता नहीं हो सके मेरे ही विधानसभा को या किसी विधानसभा बसते हो, पूरे उत्तर भारत की बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। विद्युत को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, लाइन ऑर्डर को देख लीजिए। किसी बिंदु पर सरकार पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। जैसे मेरे पिता खुद ही बीमार हो गए थे और ऑक्सीजन के अभाव में भटकता रहा, और 2 घंटे बाद मैं देवरिया जाता हूँ, देवरिया सावित्री नर्सिंग होम से रिफंड होते हैं, फिर भगता हूँ मैं गोरखपुर, फिर वेदांता लेके जाता हूँ। और आप अभी इसके पहले मैंने कहा 50 बेड का हॉस्पिटल हमारे पास तैयार है, ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, 70 प्रकार से जांच की व्यवस्था हो गई। हर जिले को मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दिया।
सड़कें हमारी ऐसी हैं कि माँ बहनों की डिलीवरी हो तो दर्द नहीं होता है, पहुंच जाए हैं अपने स्वास्थ्य केंद्रों पे। आप फ़ोन करिए, फ़ोन कटा कि एम्बुलेंस जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि कोई अपराधी ये नहीं कहता है कि वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट हो जाए, बाजार में कोई अपराधी जाए और 10 रुपया कोई सामान उधार ले ले। आपकी माता बहनें बेटी कहीं जा रही हैं स्कूल विद्यालय तो किसी की हिम्मत नहीं छेड़ रही। तो इसमें तो ये मनगढ़ंत बातें करती हैं सपा की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार। इस सरकार को छू नहीं पाएंगे, हम लोग के कार्यों के प्रति खड़ा नहीं हो पाएंगे, ऐसा आभा मंडल है। मैं तो चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सलेमपुर में ही इतना कोई काम कराया हूं तो प्रेस के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने विकासखंड की बात कह रहा हूं। और एक बात और बहुत मतलब खुले दिमाग से कह रहा हूं, हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। जातीय या मैंने पहला ईंटा हनीफ के दरवाजे पर रखा है। सर एक मिनट, जातीय या कार्य को लेकर? कार्य को लेकर, कार्य में हमारी भावनाएं जात नहीं रही जी। मैं पहला ईंटा हनीफ का रखता हूं, डोमोलिया में बम्बा के दरवाजे पर रखता हूं। मैं उतना ही सम्मान करता हूं हिंदू का, उतना ही मुसलमान का, और प्रेरणा लेता हूं अपने महाराज से। आप बताइए, एक वस्त्र, एक छोटा सा खाने का पात्र, एक ब्रिकेस महाराज मुख्यमंत्री निवास में रहता है। हर नौजवान को प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि कोई अपनी संपत्ति नहीं। अब तो हम लोग गृहस्थ आश्रम से बंधे हुए लोग हैं, समाज सेवा की बात आती है मन में, कभी कभी मन करता है कि क्यों नहीं योगी जी की तरह हम लोग सेवा करें। सर योगी जी की आपने बात कर ली तो एक चूंकि बुरा ना मानिएगा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। एकदम करना चाहिए। जैसे होता है ना सर कि योगी जी जैसे बनना बहुत अच्छी बात है, राज्य के मुखिया हैं और काफ़ी गर्व की विषय है, किंतु हर व्यक्ति तो योगी जी नहीं बन सकता ना। वो गृहस्थ आश्रम में उन लोगों का जीवन है, घर परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो योगी जी जैसा बनने की जरूरत क्या है? योगी जी से प्रेरणा लीजिए ना, बिल्कुल नकल ना करिए, पुरुषोत्तम से प्रेरणा लीजिए। रामायण हिंदू घरों में क्यों दिया जाता है, उसे आप प्रेरणा लीजिए। पुरुषार्थ, हर स्त्री में सीता बसती है, हर पुरुष में रावण बसता है, हर चरित्र में राम बसता है। आप प्रेरणा लीजिए ना। महाराज में ऋषि हुए इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके कार्यों को देखिए, उनके कर्मों को देखिए, उनके ब्रह्मचर्या को देखिए, उनके त्याग परिश्रम को देखिए। यह कोई नहीं कह सकता कि योगी 2 रुपया किसी से रिश्वत दिए। यह कोई नहीं कह सकता है कि मठों के लिए योगी ने पैसा दिया है। यह कोई जरूर कह जाता है कि हरजन बस्तियों में योगी के पैसे गए। आगे बढ़ते हैं सर। आपके विकास खंड में आए दिन देखने को ये मिलते हैं कि राजस्व संबंधित जमीनी विवाद अक्सर सुर्खियां बिटोरती हैं, साथ ही साथ पुलिस विभाग संबंधित कुछ समस्याएं सामने देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं का निराकरण के लिए आप लोग किस तरह का पहल करते हैं? देखिए, जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तहसील दिवस का एक कार्यक्रम दिया प्रदेश को, फिर उसको रूपांतरित करते रहे लोग। आज महाराज उसको और तेज किए, और मुझे तो लगता है कल्याण सिंह की धारा के विपरीत महाराज ने कोई काम नहीं किया, उस धारा को और तेज कर दिया। जैसे राम मंदिर के खंडित होने के बाद, बाबरी ध्वंस के बाद 1 मिनट का भी कल्याण सिंह देर नहीं करते और इस्तीफा देते हैं सरकार से। महाराज राम मंदिर को लेकर अभी आप देखे होंगे चंदा चोरी की बात, बहुत सारी बात, बाबा कहें कि आप धैर्य रखो, 15 दिन में हम दे देंगे जवाब। तो जो भी आज गांव नगर में, पूरे विधानसभा की बात करूं, लक्ष्य तो मेरा विधानसभा है मेरे भाई। सेवा की भावना तो समुद्र की तरह है, पात्र खोज रहा, लड़ के ले लूंगा, संघर्ष करके ले लूंगा, तपस्या करके उन ब्राह्मणों के पास बैठ के, ठाकुरों के पास बैठ के, अस्पृश्य लोगों के पास बैठ के कुशवाहा से संघर्ष करके ले लूंगा और एक दिशा दे दूंगा। आप जो कह रहे हैं कि जमीनी विवाद, मुझे लगता है कि अभी आपने देखा होगा दिशा श्रीवास्तव हमारे यहाँ SDM है, बिल्कुल वह घर घर जाके डुग्गी बजा के और निवारण कर रही है, और गांव की पंचायत गांव में खत्म कर दी। आप निश्चित रूप से देखने का प्रयास करिए। बिल्कुल, इसी से देखा तो ऐसे परामर्शकारी नहीं बैठे होंगे। पुरतर की सरकारों में दलालों की भीड़ होती थी तहसीलों में, एक जात विशेष के लोग कब्जा कर लिए थे। आपको मैं बताऊं कि लेखपाल को भी दे के 25 रुपये से इंतखाब किसान जारी करता था। आज किसी घर में नौजवान पढ़ा लिखा है, माँ बहनें अपने ही निकाल लेती हैं। तो मेरी सरकार की देन। आपने ब्राह्मणों और ठाकुरों का जिक्र किया अभी, तो ये भी सुनने को मिलता है कि खासकर आप फॉरवर्ड क्लास की राजनीति करते हैं। नहीं, मैं करता जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं कि अस्पृश्य लोगों को छोड़ के करता हूं। उन मांडा में बैठे हुए गरीबों की पहले सेवा करता हूं, तब इन विप्रों से रोज तिलक लेता हूं श्री चरणों से।
क्षत्रिया की भुजाओं में ताकत लेके गरीबों के लिए संघर्ष करता हूँ। मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ और सत्य से डरता नहीं हूँ। किसी राइफल की बारूद में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे लोगों को रोक ले। मैं जन आंदोलन के साथ, जन सहयोग के साथ काम करता हूँ। कोई माफिया मुझे डरा नहीं सकता। कृष्णा हत्याकांड का अभियुक्त को मैंने समाज से बाहर किया है। यहाँ हमने वसूली बंद करने का प्रयास किया। मैं रक्त रंजित भी हुआ। मेरे पे गोलियों और असलों से प्रहार किया। मैं लड़ा हूँ समाज की सेवा। मैं तस्करों से लड़ा हूँ, तस्कर मुक्त किया। और इस पद को कलंकित करने वाले लोगों से लड़ा हूं। जब कोरोना काल में इस पद को कलंकित लोग कर रहे थे और जिला अधिकारी द्वारा अनुबंधित करके और शराब के साथ पकड़े गए, उस पद से भी लड़ा हूं। और उस निरीह पत्नी को लड़ा हूं, बिना पैसे का लड़ा हूं, जनबल के बल पे लड़ा हूं। और मेरी एक कल्पना है। मैं तो आपसे भी कहता हूं, अपने पुत्र से भी कहता हूं, अपने जो भी लोग शुभचिंतक हैं, कम से कम 1000 लोगों को प्रणाम करो, उनसे आशीष लो, उनकी समस्याओं के लिए लड़ो। पहाड़ की तरह अकेले खड़ा हो जाओ, लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप तो दुर्गा का शिष्य हो। बिल्कुल। आप अपने पुत्र का जिक्र किए, शाश्वत नाम है आपके पुत्र का, क्योंकि मेरी संवाद है, एक मित्र भी हैं मेरे। भविष्य की योजनाओं पर बात करें तो क्या अपने लड़के को राजनीति में लाना चाहेंगे? शाश्वत राजनीति की कोख से खुद पैदा हुआ है। उसके नाना ग्रैंडफादर एजुकेशन मास्टर थे, माँ ब्लॉक प्रमुख है, पिता तपस्या करने वाला है। तो मुझे लगता है कि अपने कर्मों को करते हुए समाज की सेवा करेंगे और समाज जरूर इनको सहयोग करेगा। इनकी कार्य पद्धति अच्छी होगी तो किसी के कहने से कोई समाज सेवक नहीं होता, अपनी तपस्या से होता। शासन ने, मैं पूरे नौजवानों को कहता हूँ, अपने आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आप समाज की सेवा करो, समाज की समस्याओं के लिए चलिए। आपको निश्चित रूप से समाज आपको सहयोग करेगा और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आप विधानसभा लड़ने की बात करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन सवालों में सवाल ये भी आए हैं कि आगे की विजन सर जानना चाहूँगा मैं, आगे की आगामी कार्यों की योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि कौन कौन से प्लान बनाकर अपने क्षेत्र। मेरी एक बहुत बड़ी कल्पना, बहुत तो बड़ी नहीं है। महाराज से जिस दिन मिल लूंगा, मुझे लगता है मेरा शिव दे देगा। शिव से मांग लूंगा, अच्छा कि हे महाराज, आपके माध्यम से महाराज तक ये बात पहुंच जाए। तो कह भी रहा हूँ कि आज़ाद भारत का सबसे पुराना तहसील है मेरा, और हमारे पास न एक डिग्री कॉलेज नहीं है। जनसंख्या के आधार पे भी हम बड़े होते हैं बरहत से, हम बड़े होते हैं भाटपार से, और आज तक मुझे डिग्री कॉलेज नहीं मिला। और आपके माध्यम से और मैं मिल के भी महाराज से कहूँगा कि एक डिग्री कॉलेज यहाँ हो जाना चाहिए। घर की बच्चियाँ दूर जाती हैं पढ़ने, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ती हैं, ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएँ हो गई जो बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक विद्यालय होना चाहिए। और उसका नाम, मेरी कल्पना है, योगी देवरा बाबा के नाम से हो जाए तो ये तपोभूमि रही है और शुद्ध हो जाएगी। तपोभूमि रही और इस्लाम और सलीम से कलंकित धरती हो सके डिग्री कॉलेज से ही रूपांतरित हो, और उससे पढ़ने वाले बौद्धिक लोग ऐसा संघर्ष करें कि ये कलंक का नाम भी मिट जाए जो सलीमपुर कहा जाता है। यह अकबर के पुत्र के नाम से है, और राजा की आक्रामकता से आज हम लोग झेल रहे हैं। इचौना देवभूमि है और सलीमपुर कहा जाता है। हम हिंदू बहुत अपने को शर्म महसूस करते हैं। सर, सूर्य आपका बहुत तेज है। जब मैं यहाँ आया था तो आपके लड़के से संवाद किया तो उन्होंने कहा आपका सूर्य बहुत तेज है। वही मैं आपको डेडिकेटेड करना चाहूँगा। वो झलक दिख रही है और वो तेज़ दिख रहा है मुझे। सर, आगे बढ़ेंगे, युवाओं पर बात कर ले सर। युवाओं की सबसे बड़ी सरदर्द और समस्या है बेरोज़गारी, आपको तो पता है। बड़े लेवल पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर आगे की ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि युवा निकल कर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको चाहिए ना कि रोज़गार मिले, तो रोज़गार के अवसर सृजित हों। तो आगामी सोच इस पर कुछ बताएंगे? जैसे देखिए, रोज़गार तो सरकारी नौकरियां दे ही रही है सरकार। अभी आप देखे होंगे सारी भर्तियां हुई हैं, सारे हम लोग भी जनप्रतिनिधि भी बांटे हैं, महाराज मुख्यमंत्री द्वारा जी भी हुए हैं। स्वावलंबी जब तक नौजवान नहीं होगा, चाइना जैसा देश स्वावलंबी हो गया, उद्योग धंधे नौजवान को करना पड़ेगा। पूरे दुनिया का सबसे जनसंख्या का देश है, और लोकतंत्र में जातीय राजनीति करके ऐसी एक भावना बहला की गई कि जनसंख्या नियंत्रण पे कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। आप बताइए, चीन से भी बड़े जनसंख्या के साथ आप बैठे। पहले मूल पे जनसंख्या को ही रोकना पड़ेगा।
कुछ ऐसी योजनाएं सरकार को बनानी होंगी और नौजवान अपने जागरूक होगा, उद्योग धंधों, जैसे हम लोग कहते हैं ना शकल उत्पादन, अपने घर में ही उत्पादन करें, तब हम जाके हर नौजवान को काम दे पाएंगे। कहाँ है इतनी नौकरी, कहाँ मिलेगी आप बताइए, पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, इतनी नौकरियां देना संभव नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जब तक व्यक्ति और जब तक युवा उद्यमी नहीं बनेगा तब तक इस देश की बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं सर का कहना सही है, किंतु सर रोड मैप तो होना चाहिए ना, उद्योग लगाने के लिए उनको सहायता तो मिलनी आप चाहिए। बताइए, सरकार खड़ी है बिना ही इंटरेस्ट के कुछ ऐसा प्लान होना 5 लाख रुपया प्रत्येक नौजवान को सरकार दे के लेके बैठी है कि आप बिना इंटरेस्ट के ले लो। कोई साहूकार और बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना है, आप उन योजनाओं का लाभ ले। सरकार से योजना का लाभ लिया भी जा रहा है, बिल्कुल। ये तो और कोई बीच में भ्रष्टाचार नहीं। अगर बेटा आपका नौकरी करता है तो उसमें 2 रुपये की कोई रिश्वत नहीं होती है। अब इटावा, मैनपुरी, बदलापुर से और अमेठी से तय नहीं होता है, लिस्ट कोई जारी नहीं होती है। एक लिस्ट जारी होती है कि आपकी मेरिट क्या है, आपकी दौड़ क्या है, आपकी पढ़ने लिखने का मेरिट क्या है, उस आधार पर को नौकरी मिल जाती है। यही सवाल सर आया था जब आप देवरिया के सदर विधायक जी जो दिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख की अनुराशि प्रदान की जा रही है जिसमें उद्योग लगाना है आपको। लेकिन कुछ युवाओं का ये सवाल था ना कि जो लोन ग्रांट किए जा रहे हैं वो बैंक बहुत प्रताड़ित कर रहा है उन युवाओं को, समय पर लोन नहीं दे रहा तो बहुत घुसखोरी है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो मैं आपके विकास खंड में बात करना चाहूँगा कि जो यहाँ के स्थानीय स्तर के युवा हैं, अगर वो लोन लेना चाहें तो उनकी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि नौजवान हमसे संपर्क करके, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और किसी भी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है महाराज की सरकार में कि रिश्वतखोरी की बात करें, पहली चीज़। और आप जाएं एप्लीकेशन लेके, हम लोग से भी संपर्क करें, दूरभाष से संपर्क करें, मौखिक रूप से करें, व्यक्तिगत आके मिलें। मुझे लगता है कि हम लोग जरूर सहयोग करेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी काम करेंगे। दूर के हैं तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन विकास खंड सलेमपुर के हैं तो सर से संपर्क करें अगर समस्याएं आ रही हैं। चूँकि जनप्रतिनिधि के तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर होता है और जिम्मेदारी लेता है तो संपर्क करना आपका दायित्व बनता है। आगे की बात करें तो सलेमपुर विकास खंड में विपक्ष की जो राजनीतिक भूमिका है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या विपक्ष की राजनीति वास्तव में मुद्दा जो उठाए जाते हैं उन लोगों द्वारा वो सही? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं रही, जाति नाम की चीज़ हो गई। विपक्ष राजनीतिक रूप से जो कार्यों पे विपक्ष कार्य करे उसे कहते हैं। आप बताइए, एक किसी दल का नाम बताइए जो जात से बाहर हो, भाजपा को छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और आपसे अपनी बातों को रखने का माध्यम भी बना रहा हूं। विपक्ष एक दिन विद्युत पे सड़क पे आ नहीं पाया, हम लोगों ने समस्या खत्म कर दी। पूर्वोत्तर की सरकार में 6 घंटा लाइन मिलता था, वो भी चिन्हित जिले थे। बदलापुर महन जी का 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे उनको लाइन मिलेगा और आपको 4 घंटे 6 घंटा मिलता। पूर्व में इसी विधानसभा में बिजली के नाम पे चुनाव हो गया और चुनाव जीत गए लोग बिजली रानी के नाम पे। उसी सरकार की गड़बड़ी और उसी सरकार से हम जीत जाते हैं, हम आते हैं तो बिजली दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है, नौलपुर में उजाला है, शामपुर में उजाला है, बिगाई में भी उजाला है, तो डोमोलिया में उजाला है और रामपुर में भी उजाला है, मऊ में उजाला है, तो बदलापुर में उजाला है, बराबर की विद्युत मिल रही। भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। चलिए सर, बहुत सारी चर्चाएं हुई हमारे बीच आपकी। धन्यवाद। आप सवालों की गहराई को समझे होंगे, जवाबों की लेवल को समझे होंगे। सर, अंतिम में चाहूँगा कि कुछ भावनात्मक अपील जो अपने क्षेत्र की जनता से आप करना चाहें। मैं अपने आपके माध्यम से जनता से हाथ जोड़ के विनती करके, प्रार्थना करके, प्रणाम करके कह रहा हूँ कि आप उन जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से सहयोग करें, आत्मबल दें जो आपके लिए चलता है, जो भेदभाव नहीं करता, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और हरदम तत्पर रहता है। मुझे लगता है कि हम लोग से मानव है तो निश्चित रूप से गलतियां होती होंगी, मानव का स्वभाव है, लेकिन आप भगवान होते हैं। हे मेरे मालिकों, आप कोई भी गलती हो माफ़ करिएगा, और कोई बात हो तो हम लोग से चढ़ के कहिएगा। और इतनी ताकत आप लोगों ने दिया है कि आपकी भावनाओं को हम लोग लेके किसी से लड़ भिड़ के अपना काम करा लेंगे। बाकी तो अपनी सरकार है, सरकार सुनती है बात। इसी तरह सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अनुराग पॉइंट्स, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम।